आप? पढ़ाई हो रही है? कुछ नहीं हो रही है? काइनेटिक्स लास्ट टॉपिक में पहुंच चुके हैं, ठीक है। क्या है, ऊपर थ्योरी लिखी हुई है। अब इसके अंदर बेटा देखो, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स के अंदर हम बेसिकली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट्स। ठीक है बच्चों, मतलब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा, वो सब पढ़ना है हमको, ठीक है। तो कोलिजन थ्योरी पढ़नी हुई, ठीक है। अब कोलिजन थ्योरी किसने दी? ठीक है, आर्गेनियस एंड ऑस्टवर्ड, ये दो लोगों ने मिलकर दी थी, ठीक है। ठीक है जी, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स। अब क्या बोलती है कोलिजन थ्योरी, जरा उस पे कंसंट्रेट करते हैं। देखो, कोलिजन थ्योरी ये बोलती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, अब देखो बेटा, जो कोलिजन थ्योरी है, पहली बात, जितनी भी थ्योरीज काइनेटिक्स में है वो सारी की सारी थ्योरीज जो है वो बायोमोलिकुलर कोलिजन के ऊपर है। किसके ऊपर है? बायोमोलिकुलर कोलिजन्स। और बायोमोलिकुलर कोलिजन्स का मतलब क्या होता है कि एक रिएक्टेंट ये, एक रिएक्टेंट ये, और ये आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक है। मतलब तीन मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन के कोलिजन को हम नहीं पढ़ेंगे। बेसिकली मोर देन 70% ऑफ द रिएक्शन जो काइनेटिक्स में पढ़ते हैं दे आर बेस्ड ऑन बायोमोलिकुलर कोलिजन्स, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्लियर होगी। अब इसको हटा दें, ठीक है। अब देखो बेटा, क्या ये जो कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट है, ये क्या बोलती है कि पहली बात, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लेना, in order to get converted into products, मतलब कहने का मतलब क्या है, ठीक है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड होना जरूरी है अगर उनको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है। तो जैसे अगर ए है और बी है, ये आपस में रिएक्ट करके ए और बी बना रहे हैं, तो इनके बीच में कोलिजन होना जरूरी है, ये आपस में टकराएंगे तभी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, अन्यथा नहीं होंगे, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब देखो, रिएक्टेंट्स जनरली हमारे दो तरह के हमें पढ़ने होते हैं, गैसेस रिएक्टेंट्स, लिक्विड रिएक्टेंट्स। गैसेस रिएक्टेंट्स, लिक्विड रिएक्टेंट्स। अब बेसिकली गैसेस रिएक्टेंट्स को दिमाग में रखो आप अपने, ठीक है, कि अगर मेरे पास गैसेस रिएक्टेंट्स है तो क्या होगा, ठीक है। अब देखो, हमने बोला कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, कोलिजन थ्योरी ये बोल रही है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड होना पड़ेगा अगर उनको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है, मतलब कोलिजन नेसेसरी है। अब ऐसा तो होगा नहीं। अब देखो, अगर मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, टू डायमेंशनल फिगर बना रहा हूँ, बीकर के अंदर मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज ए के हैं, कुछ बी के हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि ये कोलाइड नहीं करेंगे, कोलाइड तो करेंगे, कोलाइड तो आपस में करेंगे, एक दूसरे के साथ करेंगे। सपोज ये ए ये बी के साथ कर रहा है, ये बी ए के साथ कर रहा है, तो कोलिजन तो होगा, ठीक है, कोलाइड तो जरूरी है। तो अब हम क्या बोलते हैं कि अब यार देखो, हमने एक टर्म डिफाइन करी, उसको हमने बोला ZAB। सपोज ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमने एक टर्म डिफाइन करी, उसको बोला ZAB। नाउ व्हाट इज ZAB? बोलो ZAB, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक सेकंड में एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, दैट इज ZAB, ठीक। तो यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अगर कोलाइड करना है तो उनको आपस में कोलाइड होना पड़ेगा, और एक सेकंड एक यूनिट वॉल्यूम में उसके कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, ZAB। अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ सकते तो ऐसे समझ लो कि एक सेकंड में कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसको यहाँ पे ब्रेक मारो, क्यों मार दो ब्रेक? अब आप बोलोगे सर ब्रेक क्यों मार दो? सिर्फ एक टर्म समझो। अब टर्म से हम आगे आते हैं थोड़ा सा। आपने एक टर्म पढ़ी होगी, रेट लॉ, ठीक है। और रेट लॉ क्या बोलती है? रेट लॉ बोलती है रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सपोज एक रिएक्टेंट है तो दो रिएक्टेंट है तो, और इसमें हम क्या बताते हैं? हम इसमें बताते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रिएक्शन रेट। कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन? कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट है? के क्या होता है? रेट कांस्टेंट।
अब इस इक्वेशन के थ्रू हम कंसंट्रेशन का इफेक्ट बताते हैं ऑन रेट, ठीक है। पर अब हम कंसंट्रेशन का इफेक्ट तो पढ़ नहीं रहे हैं रेट पे, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं टेम्परेचर का इफेक्ट। किसका इफेक्ट? टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, किसका? टेम्परेचर का। तो अब हमने बोला जब हम टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन हैज टू बी कांस्टेंट, कंसंट्रेशन को क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट होना पड़ेगा। और जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी तो हम बोलेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, हाँ यार इस कांस्टेंट को हटा देते हैं, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। तो मेरी हेडिंग क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। मैं टेम्परेचर का इफेक्ट बता रहा हूं ऑन द रेट, पर मैं रेट की जगह जो भी मैं डेरिवेशन यहाँ पे करूंगा, मैं रेट की जगह क्या लूंगा? रेट की जगह मैं क्या लिखता हूँ? के लिखता हूँ, क्योंकि के ज्यादा तो रेट ज्यादा, ठीक है। तो जितने भी मैथमेटिकल डेरिवेशन मेरे यहाँ पर होंगे उनमें मैं रेट की जगह मैं के का यूज करूंगा। तो अगर मुझे सपोज टेम्परेचर का इफेक्ट बताना है ऑन द रेट, तो मैं रेट की जगह क्या यूज कर सकता हूँ बच्चों? आई कैन यूज के। समझ में आ गया? तो वापस आते हैं कोलिजन पे, तो हम रेट की जगह क्या यूज करेंगे? रेट कांस्टेंट का यूज करेंगे, और रेट कांस्टेंट मेरे पास क्या है? दैट इज के। अब ZAB क्या है? एक यूनिट वॉल्यूम में एक सपोज 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है और 1 सेकंड में कितने कोलिजन ए और बी के बीच में हो रहे हैं, दैट इज ZAB। समझ में? एक यूनिट वॉल्यूम में 1 सेकंड में कितने कोलिजन ए और बी के बीच में हो रहे हैं, दैट इज ZAB। सपोज 100 कोलिजन हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनो। अब हमने बोला एक टर्म आती है कि भाई पहला पॉइंट है कि कोलाइड होना जरूरी है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे। अब कोलिजन होने के बाद क्या वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे? कोलिजन होने के बाद क्या वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे? तो अब हमने बोला, हमने एक टर्म डिफाइन की, इफेक्टिव कोलिजन। ध्यान से सुनना, इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। वो कोलिजन्स which get converted into product, वो कोलिजन जो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि सपोज ए और बी के 100 मॉलिक्यूल हो, ये इसके 100 मॉलिक्यूल है, इसके 100 मॉलिक्यूल है, और 100 और 100 कोलिजन हो रहे हैं, तो क्या सारे के सारे जो ए बी बन रहा है, क्या ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे? नहीं। तो हमने टर्म बोली, हमने बोला भाई जितने भी कोलिजन 1 सेकंड में हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम ZAB, सपोज वो 100 है, तो 100 में से 100 के 100 कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं है। अब ये इसके लिए हमें फिर थर्मोडायनेमिक्स में जाना पड़ेगा, वहां पे हमें नहीं जाना है। तो अभी सिर्फ आप टेक्निकल टर्म समझिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबी चौड़ी डेरिवेशन है बेटा इसकी, ये आपके सिलेबस में नहीं है और आपका इससे कोई लेना देना भी नहीं है, इसलिए हम वहां पे नहीं जाएंगे। तो हमने बोला इफेक्टिव कोलिजन्स क्या, पहला पॉइंट समझ में आया, कोलिजन होने जरूरी है। ZAB क्या, कितने कोलिजन 1 सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम में हो रहे हैं, या कितने कोलिजन 1 सेकंड में हो रहे हैं, ऐसे लेके चलो, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। यहां तक हो गया। फिर हमने बोला उसमें टर्म है इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन क्या, वो कोलिजन जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, क्या बोला, वो कोलिजन जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, दे आर इफेक्टिव कोलिजन। और वो कोलिजन जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, दे आर कॉल्ड इनइफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। अब हमने बोला कि कोलिजन के लिए क्या चाहिए, अब ध्यान रखना, नोट क्या है, फॉर इफेक्टिव कोलिजन, फॉर इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या चाहिए, 2 चीजें चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन के लिए 2 चीजें चाहिए। भाई सपोज ए और बी आपस में एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, तो इस एक कोलिजन के लिए इन मॉलिक्यूल्स के पास 2 चीजें होनी चाहिए। पहला सफिशिएंट एनर्जी, और दूसरा बी प्रॉपर ओरिएंटेशन। पहले इसको रटो, ओरिएंटेशन, पहले टर्म्स क्लियर करेंगे, सफिशिएंट एनर्जी एंड फिर सेकंड वन इज प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा। पहला पोस्टुलेट किया कोलिजन थ्योरी का कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ कोलाइड होने से प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, ठीक है। दूसरी बात हमने बीच में क्या पढ़ा कि हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट देख रहे हैं, तो उसमें हम रेट की जगह के का यूज करेंगे, ये भी आपको क्लियर हो गया। रेट ज्यादा, के ज्यादा तो रेट ज्यादा, ये भी क्लियर हो गया, इसको भी साइड में करते हैं। तीसरी बात हमने बोली कि भैया एक टर्म हमने डिफाइन करी, उसको हमने बोला इफेक्टिव कोलिजन। ना इफेक्टिव कोलिजन क्या,
सपोज 100 कॉलिजन्स यानी कि 100 कॉलिजन्स ए और बी के बीच में हो रहे हैं, ऑल ऑफ देम कैन नॉट बी इफेक्टिव। थर्मोडायनेमिक्स ये बोलती है, ऑल्दो हम काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, कि सारे के सारे कॉलिजन्स, ठीक है, इफेक्टिव नहीं होते। ठीक है, अगर 100 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हो और आप बोलोगे कि 100 के 100 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, 100 कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम अगर हो रहे हैं एंड ऑल ऑफ देम आर इफेक्टिव, तो पलक झपकते ही सारे रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, पर आपको पता है कि सारे के सारे रिएक्शंस पलक झपकते कंप्लीट नहीं होते। ऑल द रिएक्शंस आर नॉट इंस्टेंटेनियस। ठीक है, कुछ रिएक्शन होते हैं इंस्टेंटेनियस, कुछ फास्ट होते हैं, कुछ स्लो होते हैं, कुछ वेरी वेरी स्लो होते हैं। ठीक है, तो हमने बोला कि इफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग, कोलिजन्स हो रहे हैं, तो ऑल ऑफ देम आर नॉट इफेक्टिव। अब सवाल आता है हमें, पहली बात इफेक्टिव कोलिजन क्या है, जो प्रोडक्ट दे रहा है, दैट इज इफेक्टिव कोलिजन। अब इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या चाहिए, मतलब अगर दो कोलिजन, कौन सा कोलिजन इफेक्टिव है और कौन सा नहीं है। ठीक है, अगर सपोज हमने बोला A प्लस बी gives you AB, ये कोलिजन इफेक्टिव है बिकॉज ये प्रोडक्ट्स दे रहा है, और A प्लस बी दूसरा और आपस में कंबाइन हो रहे हैं और दे आर नॉट गिविंग यू द प्रोडक्ट, वो आपको प्रोडक्ट नहीं दे रहे, तो इस कोलिजन को बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन, इस कोलिजन को बोलेंगे इनइफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो चीजें होनी चाहिए, सफिशिएंट एनर्जी और दूसरी चीज होनी चाहिए प्रॉपर ओरिएंटेशन। पहले तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो हमने पहली टर्म क्या सीखी, ठीक है, पहली टर्म क्या सीखी कि भैया जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि पहला पॉइंट हमारे पास आया कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ZAB, ZAB मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। चलो यहां तक समझ में आ गया। तो हमने क्या बोला, इफेक्टिव कोलिजन के लिए हमें क्या चाहिए, सफिशिएंट एनर्जी, और दूसरी क्या चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन। यहां तक आते समझ। अब हम आते हैं एनर्जी के ऊपर, इसको डालो बेटा। ठीक है, अब आते हैं, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, आप एक नोट कर लीजिएगा प्लीज ना। ठीक है ना, अब हम आते हैं एनर्जी फैक्टर के ऊपर। पहले हम एनर्जी फैक्टर की बात करते हैं ना। एनर्जी फैक्टर ENERGY, एनर्जी फैक्टर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर दो टर्म्स आती हैं। पहली आती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, THRESHOLD, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको हम लिखते हैं ET। और दूसरी टर्म आती है एक्टिवेशन एनर्जी, इसको लिखते हैं EA। ठीक है, अब देखो बेटा, एक था बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, याद है, गैसेस स्टेट में लास्ट ईयर पढ़ा बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। चलो आते हैं उसके ऊपर। सपोज मैंने बोला मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स यू AB। ठीक है, इसके 100 मॉलिक्यूल्स मेरे पास हैं, इसके भी 100 मॉलिक्यूल्स मेरे पास हैं, और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं सिर्फ 40। ठीक है, यानी कि 100 मॉलिक्यूल्स इसके और 100 मॉलिक्यूल्स इसके, यानी कि कितने कोलिजन्स हुए, 100 कोलिजन्स हुए। भाई टकराएंगे तो बच्चे, मैं बोलता हूँ बेटा 100 मॉलिक्यूल इसके, 100 मॉलिक्यूल इसके, बताओ कितने कोलिजन में, बच्चे बोलते हैं 200। कोलाइड एक दूसरे के साथ तो करेंगे वो, तो कोलिजन्स कितने होंगे, सपोज 100 कोलिजन्स हो रहे और प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, 40। इसका मतलब ऑल द कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव। क्यों, आ जाओ पहला फैक्टर, एनर्जी फैक्टर। अब देखो दो बातें, मैं एक ग्राफ की हेल्प से आपको ये दोनों एनर्जी आपको एकदम से समझ में आएंगी। ठीक है, तो पहले फटाफट समझिएगा। पहली है, यहां पे मैं लेता हूं एनर्जी फैक्टर, एनर्जी इधर से इधर बढ़ रही है, और इधर आप बोल लो रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोल लो या टाइम बोल लो, कुछ भी बोल लो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, टाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो 100 A के मॉलिक्यूल्स हैं, 100 B के मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में कोलाइड हुए। अब मैं ध्यान से सुनो। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल लो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल लो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल लो, ज्यादा बढ़िया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी, ध्यान देना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात एक ही है वो, आप जल्दी नंबर से समझेंगे इसलिए मैंने नंबर लिखा। ठीक है, अब देखो क्या, सपोज मैंने बोला कि A और B है, आपस में आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और A B में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हम ये बोलते हैं
कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को चाहिए आफ्टर कोलिजन, क्या बोला, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मेरे साथ लर्न करना ये, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी possessed by the reactant molecules, यानी कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए तभी वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, यानी कि तभी कोलिजन इफेक्टिव होगा, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ईटी क्या बोला, थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी possessed by the reactant molecules in order to collide effectively thereby forming the products। यहाँ तक समझ में आ गया, ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए कोलिजन करने के बाद, तभी वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, तभी कोलिजन इफेक्टिव होगा, अन्यथा नहीं होगा। मेरी बात क्लियर होगी, ठीक। तो हमने बोला इसको देखिए, अब यहाँ पे ग्राफ देखिए, सपोज मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, अब किसी के पास एनर्जी है इतनी, ठीक है, सपोज ये 40 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, चलो 20 मॉलिक्यूल्स जिनके पास है कितनी एनर्जी चाहिए, सपोज मैंने बोला ईटी जो है मेरी 100 किलो जूल, कितनी बोला, 100 किलो जूल, ठीक है, मतलब 100 किलो जूल मॉलिक्यूल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होनी चाहिए तभी वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, अन्यथा नहीं, ठीक। अब मैंने बोला सपोज मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स A और B के 100 है, उसमें से 20 के पास ही क्या है, 20 मॉलिक्यूल्स के पास ही 100 किलो जूल एनर्जी, मतलब ये जो 20 मॉलिक्यूल्स है इनके पास 100 किलो जूल है, ठीक है, ऊपर लिखना सब ध्यान देना, ठीक है, 20 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 20 जिनके पास 100 किलो जूल एनर्जी, 100 किलो जूल, ठीक है, 20 मॉलिक्यूल ऐसे हैं या 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं, तो 20 लगा लो जिनके पास 100 से ज्यादा है, ठीक, 100 किलो जूल से ज्यादा एनर्जी, तो 20 मॉलिक्यूल क्या हो गए जिनके पास 100 किलो जूल एनर्जी, और 20 मॉलिक्यूल क्या हो गए जिनके पास 120 किलो जूल एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी है, ठीक। ये कितने मॉलिक्यूल्स है, ऊपर एक ध्यान देना, ये कितने मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे कितने थे, चलो 30 मान लेते हैं, 30 मॉलिक्यूल्स के पास कितनी है, 100 किलो जूल, और 10 मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, 120 किलो जूल, ये 10 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, 30 के पास कितने, 30 मॉलिक्यूल्स के पास कितनी है, 100 किलो जूल, 10 मॉलिक्यूल्स के पास कितनी है, 20 किलो जूल, कितनी चाहिए, 100 किलो जूल, क्या करनी चाहिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, तो सिर्फ 40 मॉलिक्यूल्स के पास ही सफिशिएंट एनर्जी है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। सपोज कुछ मॉलिक्यूल्स के पास कम होगी, किसी के पास 50 किलो जूल होगी, किसी के पास 40 किलो जूल होगी, तो हमने क्या बोला, हमने बोला भैया जो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स जिनके पास 100 किलो जूल या उससे ज्यादा है वो सिर्फ 40 है, कितने हैं, 40, 100 में से 40 मॉलिक्यूल्स ही हैं जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है 100 किलो जूल या उससे ज्यादा, बाकी 60 मॉलिक्यूल्स के पास उससे कम एनर्जी है, यानी कि ये 60 मॉलिक्यूल्स जो है उनके पास 100 किलो जूल से एनर्जी कम है, यानी कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कितने होंगे, सिर्फ 40 मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या, अब हम ऊपर एक ध्यान देना, अब देखो ध्यान देना, इसको मैं बोलता हूं ER को मैं बोल रहा हूं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स या एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स है, 100, कितने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए, 40, ठीक है, बाकी के पास एवरेज एनर्जी कितनी है, इतनी, क्या ये थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी है, नहीं, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट्स के पास होनी चाहिए, हमने कितनी मानी, वो कितनी चाहिए, सपोज 100 किलो जूल चाहिए, 100 कोलिजन में से कितनों के पास है, 100 या उससे ज्यादा, हमने बोला 40 मॉलिक्यूल्स के पास, ठीक है, तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 40 बन सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमेशा बनेंगे, 40 बन सकते हैं, ठीक है, बाकियों के पास कितनी एनर्जी है, हमने कहा सबकी एवरेज निकाल लो, तो उसको बोलेंगे एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो क्या ये इफेक्टिव कोलिजन होंगे, क्या ये 60 कोलिजन इफेक्टिव होंगे, क्या ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, नहीं,
नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हमें इनइफेक्टिव कोलिजन, ये भी क्या है, इनइफेक्टिव, क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, नहीं होंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें टेम्परेचर बढ़ा के, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूं, वो एनर्जी, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूं, वो एनर्जी बच्चों जो हम टेम्परेचर बढ़ा के प्रोवाइड करते हैं ताकि इनइफेक्टिव कोलिजन जो है इफेक्टिव कोलिजन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मतलब दैट एनर्जी which must be provided by the reactant molecule to the reactant molecules, ठीक है, so that their average energy becomes equal to threshold energy, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जो हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को देते हैं ताकि इनइफेक्टिव कोलिजन इफेक्टिव हो जाए, ताकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो चाहिए कितनी, थ्रेशोल्ड, टेम्परेचर बढ़ा के जो देंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। अब प्रोडक्ट्स ये क्या है, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स ER, ये कितनी हो जाएगी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये इनसे कम भी हो सकती है, इनसे ज्यादा भी हो सकती है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो पहले बात ये समझ में आई। तो एनर्जी क्या, दो तरह की एनर्जी है। सबसे पहले हमने बोला थ्रेशोल्ड एनर्जी, पहले बताओ ये समझ में आया, जल्दी बोलो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बोला, सबसे पहले हमारे पास है दो एनर्जी इंपॉर्टेंट, पहली एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, दूसरी थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी TH, ET क्या है, ET क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या, जो होनी चाहिए। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या, जो हम टेम्परेचर बढ़ा के प्रोवाइड करते हैं ताकि इनइफेक्टिव कोलिजन जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है वो सफिशिएंट एनर्जी गेन करे और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। आया बच्चों, यहां तक आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या बोला, हमने बोला दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। पहला एनर्जी फैक्टर, उसमें हमने दो तरह की एनर्जी पढ़ी, उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, दूसरी एक्टिवेशन एनर्जी जो हम टेम्परेचर बढ़ा के प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब रेट पे कैसे इफेक्ट करेंगे वो बात की बात है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, पहले बात दिमाग समझ में आ गई, पहले समझ में आ गई, शुड आई रिमूव दिस। ठीक है, अब मैंने क्या बोला वापस, अब मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला सब ध्यान देंगे। तो हमने बोला सबसे पहले टर्म हमने बोली क्या होती है कोलिजन थ्योरी, कि कोलिजन होना चाहिए, दूसरी बात के ज्यादा तो रेट ज्यादा। ठीक है, और k is directly proportional to ZAB, ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, दूसरा हमने क्या बोला, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, k is directly proportional to F, F क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having sufficient एनर्जी, आप इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल लो, आप इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोल लो, आपकी मर्जी। ठीक है, ठीक है, और F जो होता है, F जो होता है दैट इज इक्वल टू, F जो होता है दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस e ओवर RT। वो जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सफिशिएंट एनर्जी, उसको ये देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज़ टू पावर माइनस e ओवर RT। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अभी तक हमने आप ध्यान में पढ़ लिया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, इफेक्टिव कोलिजन्स क्या, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि जितने भी कोलिजन एक सेकंड में हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इफेक्टिव नहीं होते। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए। पहला सफिशिएंट एनर्जी, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया। ठीक, दूसरा आता है मेरे पास बेटा ओरिएंटेशन का, ओरिएंटेशन का, इसको हम बी बोलते हैं, इसको हिंदी में लिखता हूं। ठीक है, हो गया, क्या बोलते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर को, टू कोलाइड इन अ प्रॉपर वे, कोलिजन, कोलिजन इन अ प्रॉपर वे। अब देखो बेटा क्या, ये कहां से आया, देखो मेरे पास अभी दो चीजें बची। मैंने बोला k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ZAB, ये मेरे पास है,
इनटू e रेज़ टू पावर माइनस ए ओवर आर टी, ये है दो चीजें हैं। अब देखो जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन मतलब जिसमें सिंपल रिएक्टेंस है a प्लस बी gives you ab, उनके लिए तो इतना सफिशिएंट है, ये काफी है, इसकी जरूरत नहीं है ओरिएंटेशन फैक्टर की। पर जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं जैसे ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो इतने लंबे लंबे रिएक्शंस, टॉलुईन, ठीक है, ऑन रिएक्शन विद एसिटिक एनाइड, इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल है ना, तो वहां पे ये ओरिएंटेशन फैक्टर ना बहुत काम करता है, ठीक है, वहां पे ये ओरिएंटेशन फैक्टर बहुत काम करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो हमने बोला अब आते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर। नाउ व्हाट इज ओरिएंटेशन फैक्टर? ये देखा गया कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, सिर्फ एनर्जी होना काफी नहीं होता, या सिर्फ कोलिजन होना काफी नहीं होता। कोलिजन होने के बावजूद भी मैंने बोला a प्लस बी gives you c प्लस d, कितने मॉलिक्यूल्स थे 100, इसके कितने थे 100, ये कितने बन गए 40, ये कितने बन गए 40, यानी कि 100 कोलिजन जब हो रहे हैं उसमें 40 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब हम ये बोलेंगे कि इन 40 के पास दो चीजें होंगी, पहली एनर्जी, अभी आपने पढ़ लिया, दूसरा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है ए और बी जब कोलाइड हुए होंगे तो वो सही तरीके से कोलाइड हुए होंगे, और ये जो ओरिएंटेशन फैक्टर है ये जनरली आता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, सिंपल रिएक्शन में नहीं आता, इसका कोई बड़ा रोल नहीं है, पर जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं वहां पे इसका बड़ा रोल है, ठीक है। अब सही तरीके से कोलाइड करना क्या होता है चलो वो देखते हैं, वो पढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला मेरे पास एक रिएक्शन है NO2 प्लस CO या NO प्लस CO2 gives you NO2 प्लस CO, ये मेरे पास एक रिएक्शन है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ठीक है, कोलिजन्स दो तरीके से हो सकता है, ये N है ये O है, N का मॉलिक्यूल ये का मॉलिक्यूल, ध्यान देना, ये O ये C ये O, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब कोलिजन में क्या हो रहा है, ये और ये और टच रहा है, इनइफेक्टिव कोलिजन, इनइफेक्टिव कोलिजन, इनइफेक्टिव कोलिजन, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बनता। पर अब मैंने बोला देखो इस बार ओरिएंटेशन देखना, N ये O है, C O O, इस बार ये N और ये O कंबाइन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, NO2 बन रहा है, हाँ बन रहा है, NO प्लस CO, ये बन रहा है, हाँ बन रहा है, इसको क्या बोलूंगा, इफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए ऊपर देखना ध्यान से, इफेक्टिव कोलिजन के लिए दोबारा देखना, दोबारा कोलिजन को देखना, मुझे लग रहा है वो बोर्ड से बाहर चला गया, N और ये O, और यहाँ पे कोलिजन किससे हल कर रहा है, O C O C O O, इनके बीच में कोलिजन हो रहा है, प्रोडक्ट्स मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। इफेक्टिव कोलिजन यहाँ पे देखो O और O कंबाइन हो रहे हैं तो इनइफेक्टिव कोलिजन, सही तरीके से कोलाइड नहीं है, और यहाँ पे N और O कंबाइन हो रहे हैं तो हम बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन। तो कोलिजन थ्योरी ये बोलती है बेटा कि अगर रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है, अब इसका मतलब आप समझिएगा, यहाँ पे मेरा NO2 बन रहा है और CO बन रहा है, तो ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये जो कोलाइड हो रहा है, इसके पास ओरिएंटेशन भी है प्लस एनर्जी भी है। सिर्फ अगर ओरिएंटेशन होगा तो फिर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सिर्फ अगर एनर्जी होगी तो भी, और ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगा तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, एक एनर्जी सफिशिएंट होनी चाहिए, बी समझ में आ रहा, एनर्जी सफिशिएंट होनी चाहिए, बी ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अगर एनर्जी भी है और ओरिएंटेशन भी है, क्या बोला, अगर एनर्जी भी है और ओरिएंटेशन भी है तो कोलिजन इफेक्टिव होगा, अगर एनर्जी भी है और ओरिएंटेशन भी है तो कोलिजन इफेक्टिव होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ में आ गया? तो अब मेरे पास इसको आगे बढ़ाते हैं, ध्यान देना सब लोग, सब ध्यान देना, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब मेरे पास क्या बना, इसको हमने ये लिख दिया, ये है, अब मेरे पास क्या बना, ठीक है, तो हम बोलेंगे के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, पी को हमने बोला ओरिएंटेशन फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर। अब ध्यान देना सब लोग, यानी कि ओरिएंटेशन फैक्टर का मतलब क्या, कोलाइड होना सही तरीके से, कोलाइड होना सही तरीके से। तो अब सबको कंबाइन कर दो, इन सबको कंबाइन करना, पहला ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, कंबाइनिंग
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो क्या जाएगा, k is directly proportional to ZAB into P into e raised to power माइनस ये ओवर RT। मेरे ख्याल से समझ में आ गया, ये टर्म बिल्कुल क्लियर होगी। फिर मैंने क्या बोला, अब देखो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल से पहले वाला प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, आर्गेनाइज किया, तो हमने बोला ये इसके बराबर, इसके अलावा कोई और फैक्टर है नहीं है, तो हमने क्या किया, इज इक्वल टू का साइन लगा दिया क्योंकि और फैक्टर कोई है नहीं, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे कि k मतलब रेट कांस्टेंट, मतलब रेट को बताएगा, इज इक्वल टू ZAB into P, इन दोनों फैक्टर को हमने हटा दिया, a into e raised to power माइनस EA ओवर RT। अब a को बोलेंगे क्या, बोलो a को क्या बोलेंगे, a को क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, a को आर्हेनियस कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, आर्हेनियस कांस्टेंट। और या इसी को कई बार न्यूमेरिकल से पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इसी को बोलेंगे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो मेरे ख्याल से अब ये आपको इस इक्वेशन को रीड करना आ गया होगा, ये हमारी मेन इक्वेशन है, k यानी कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू a into e raised to power माइनस e over RT। ये क्या है, आर्हेनियस कांस्टेंट, वो किन दोनों कांस्टेंट का प्रोडक्ट है, ZAB और P का। ZAB क्या था, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, और P क्या था, सही तरीके से कोलेक्ट करना, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हमने बना दिया a, इसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, मतलब कितने इफेक्टिवली कोलिजंस जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये वाला फैक्टर कौन सा है, ये एनर्जी वाला फैक्टर है, इसको क्या बोलेंगे, e raised to power माइनस e over RT। ये है टोटल कोलिजन का वो फ्रैक्शन, ठीक है। e raised to power माइनस e over RT को क्या बोलेंगे, कोलिजंस द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग sufficient एनर्जी, समझ में आ गया। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है बच्चे। अब ये पेपर में 100% आनी है, मतलब डेरिवेशन नहीं आएगी, पर अब इससे रिलेटेड हम आगे चीजें करेंगे। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम इस पूरी इक्वेशन को खोलेंगे, एक्सपैंड करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत कुछ है, अभी बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोलिजन थ्योरी समझ में आ गई, तो एक समराइज कर ले बेटा। इसको क्या बोलती है कोलिजन थ्योरी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक। सिर्फ कोलाइड होना काफी नहीं है, कोलाइड होने के बाद जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर नहीं है तो टेम्परेचर बढ़ा के जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो सिर्फ, ठीक है, याद रखोगे। फिर मैंने बोला सिर्फ एनर्जी होना काफी नहीं है, एनर्जी है और वो सही तरीके से कोलाइड नहीं कर रहे। सही तरीके से कोलाइड करने को हम बोलते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर, अभी हमने लिखा था P, ठीक है। तो सिर्फ एनर्जी होना काफी नहीं है, सही तरीके से कोलाइड होना भी जरूरी है। और कोलाइड जो सही तरीके से कोलाइड होता है उसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं P। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं ZAB into P, इसको बोलते हैं हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या आर्हेनियस फैक्टर, ठीक है। ये जो इक्वेशन बनी दैट्स कॉल्ड आर्हेनियस इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू एक्सपैंड दिस आर्हेनियस इक्वेशन, इसको खोलेंगे, इसके बारे में बातें करेंगे, ठीक है। समझ में आया बेटा। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में इसको मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।